Assalamualaikum to all economic lovers. Urban Economics by आर्थर ओ सलीवान की बुक हम फॉलो कर रहे हैं अर्बन इकोनॉमिक्स के कोर्स को कवर करने के लिए, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 जो है कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली डिफरेंट जो की कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स हैं उनके ऊपर बेस करता है। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। आज जिस कॉन्सेप्ट को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे वो है कंपैरेटिव स्टैटिक। ठीक है, अच्छा, अब कंपैरेटिव स्टैटिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टैटिक होता क्या है, या इसको अर्बन इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपैरेटिव स्टैटिक्स होता क्या है। कंपैरेटिव स्टैटिक ऐसा एक मैयर है जो कि दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज आ रहा होता है उसको हम मैयर करते हैं। ठीक है, हमने देखना होता है अगर किसी एक चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो चेंज हुई हैं, तो पहले मार्केट जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थी और प्राइसेस के चेंज होने के बाद जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, उस डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव स्टैटिक का मैयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, comparative static is used to predict the response of decision makers and markets to change in economic circumstances। ठीक है, अब comparative static क्या होता है कि इस जो एक ये मेजरमेंट का तरीका है, हम इसको यूज करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें रिस्पॉन्सेज ऑफ डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स इकोनॉमी के अंदर कौन होते हैं? कंज्यूमर डिसीजन मेकर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, अब जो दोनों डिसीजन मेकर्स हैं उनके रिस्पांस को हम प्रेडिक्ट करते हैं और साथ साथ मार्केट के रिस्पांस को भी प्रेडिक्ट करते हैं टू चेंज इन इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। जब इकोनॉमी के सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेशन आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, बूम पे चली गई इकोनॉमी, ठीक है, और यहाँ रिसेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होता है, इन सब सर्कमस्टांसेस की वजह से जो इकोनॉमिक रिस्पांस क्रिएट होता है डिसीजन मेकर्स की साइड से या मार्केट के अंदर, ठीक है, उन रिस्पॉन्सेस को चेक आउट करना या उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को देखना को हम कंपैरेटिव स्टैटिक कहते हैं। अब जो कंपैरेटिव स्टैटिक्स है उसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, फॉर चॉइस वेरिएबल्स है एक, और दूसरा है होता है हमारे पास फॉर एन इक्विलिब्रियम वेरिएबल। ठीक है, फॉर चॉइस वेरिएबल्स इट एक्सप्लोर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑन द वैल्यू ऑफ चॉइस वेरिएबल। ठीक है, अब क्या होता है कि कंपैरेटिव स्टैटिक्स जो है वो क्या करता है, अगर हम चॉइस वेरिएबल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि कंपैरेटिव स्टैटिक जो है वो एक्सप्लोर करेगा जो चेंज आ रहा है उसके इफेक्ट को, ठीक है, ऑन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑफ द वैल्यू ऑफ चॉइस वेरिएबल। ठीक है, अभी हम इस चीज को एग्जांपल के साथ भी देखते हैं। हमने ये डायग्राम पीछे भी पढ़ी थी कि जो कंपैरेटिव स्टैटिक है उसमें बेसिकली इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पे होती है, जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कोई भी फर्म है उसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ पे होगी। तो हमने ये मार्जिनल जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसके अंदर पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल बेनिफिट्स के इक्वल या मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है तो वहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे हमारा प्राइस लेवल गिवन है। ठीक है, और वहीं पे जो क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं ये हम मार्केट, यहाँ कह सकते हैं कि ये मार्केट जो है ये किसी भी पर्टिकुलर गुड की जो मार्केट है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। अच्छा, चॉइस वेरिएबल्स के अंदर हम कहते हैं कि इंक्रीज इन प्राइस, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि अगर स्टील की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं, ठीक है, स्टील जो है एक पैरामीटर फॉर बिल्डर्स है। ठीक है, बिल्डर के लिए ये एक पैरामीटर का काम करता है। ठीक है, अब इसके स्टील की प्राइसेस के इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, ठीक है, उसका जो वो अपनी बिल्डिंग की जो हाइट है वो कम बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, वो उसका चॉइस वेरिएबल है। तो पैरामीटर्स क्या है कि जो इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, प्राइस ऑफ द स्टील फॉर एग्जांपल, या प्राइस वेजेस, ठीक है, वेजेस ऑफ द वर्कर भी कह सकते हैं हम, वो भी पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सारी जो पैरामीटर्स हैं इनके चेंज होने से या इंक्रीज या डिक्रीज होने से जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन जो ले रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो चॉइस वेरिएबल है। ठीक है, अब जब स्टील की प्राइसेस महंगी होंगी तो ऑब्वियसली वो कम हाइट की बिल्डिंग बनाना शुरू करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा हाइट की बिल्डिंग बनाएगा तो उसको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो उसने चॉइस कर ली अपने वेरिएबल्स के दरमियान में। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टील, अगर अब प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, जिससे मार्जिनल कॉस्ट के डिक्रीज होने से क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइटवर्ड और या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट होने से एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा जनरेट हुआ, जो कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले हमारा इक्विलिब्रियम ए पॉइंट के ऊपर था, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब जब हमने देखा कि हमारी जो प्राइसेस हैं स्टील की वो डिक्रीज कर गई, ठीक है, तो प्राइसेस जो हैं डिक्रीज करने से मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कम होने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व शिफ्ट कर गया टू MC1, ठीक है, और हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम बना वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चला गया। पहले हम 20 फ्लोर्स बनाने के लिए एग्री थे, ठीक है, जो बिल्डर था, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म थी, वो 20 फ्लोर्स बनाने के लिए एग्री थी, लेकिन जैसे ही स्टील की प्राइसेस कम हुई तो अब उसने देखा कि जो पहले हमें जो कॉस्ट पड़ी थी, ठीक है, अब तो कॉस्ट कम हो गई है हमारी और हमारा बेनिफिट ज़्यादा है, तो हम 24 फ्लोर्स बनाए। 24 फ्लोर्स बनाने तक उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, वो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू के या तो कम रहेगी या फिर वो उसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। वो अपना अब कहाँ तक बना सकता है, जब 24 फ्लोर तक जब वो बनाएगा तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी। ये अब इसकी ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होगी। डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट मीन फॉर फ्लोर 20 to 24 पे हमारी जो मार्जिनल बेनिफिट है वो ग्रेटर है या इक्वलेंट है मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइसेस डिक्रीज हुई किसी चीज की, तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, डिसीजन मेकर है, उसका जो चॉइस के साथ जो रिलेशनशिप बनेगा वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि प्राइसेस डिक्रीज हुई तो उसने अपनी आउटपुट इंक्रीज कर दी, यानी उसने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, ठीक है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ स्टील एंड बिल्डिंग की हाइट जो है उसके साथ। अब अर्बन इकोनॉमिक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं फॉर फर्म्स लोकेशन चॉइस के लिए, ठीक है। फर्म जो है अपनी जो लोकेशन चूज करती है कि वो अपनी फर्म कहाँ पे बिल्ट अप करे, ठीक है, वहां पे उसको कितनी फैसिलिटीज मिलेंगी और जो है वो शहर से या अर्बन एरिया से कितनी नजदीक है, ठीक है। एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, अगर वो फार फ्लंग एरिया के अंदर होगी तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहां पे ज्यादा पड़ेगी। इसी तरह जो हाउस होल्ड है वो कंपैरेटिव स्टैटिक को यूज करता है चॉइस को टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन लो इनकम हाउस होल्ड ऑन नेबरहुड चॉइस ऑफ हाई इनकम हाउस होल्ड, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो भी अपनी लाइफ के अंदर कंपैरेटिव स्टैटिक्स को यूज करते हैं इस तरह से कि लो इनकम जो हाउस होल्ड हैं और नेबरहुड चॉइस के ऊपर हमारे जो हाई इनकम हाउस होल्ड हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अगर हम इन जनरल इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखें कि हमने देखा कि कंपैरेटिव स्टैटिक्स फॉर चॉइस वेरिएबल्स हम अभी देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जब भी पीपल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रैशनल चॉइसेस बनाती हैं, ठीक है, चॉइस कंपैरेटिव स्टैटिक्स को यूज करती हैं टू सी हाउ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इफेक्ट देयर चॉइस, ठीक है, कि वैल्यू ऑफ पैरामीटर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो उनकी चॉइसेस को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। सो इसको हम कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक फॉर द चॉइस वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है जी कंपैरेटिव स्टैटिक्स फॉर इक्विलिब्रियम वेरिएबल, ठीक है। जिस तरह से चॉइस वेरिएबल के लिए चॉइसेस में हम होते हैं कि हम बिल्डिंग ज्यादा बनाएं या कम बनाएं, हम ट्रैवल करें या ना करें, ठीक है, हम बाय बस ट्रैवल करें या बाय एयर ट्रैवल करें, ये चॉइसेस होती हैं, ठीक है। इसी तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी चॉइसेस होती हैं, ठीक है, या इक्विलिब्रियम के वेरिएबल में भी कंपैरेटिव स्टैटिक किया जा सकता है। अब ये किस तरह से किया जाता है, इक्विलिब्रियम जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम कंपैरिजन इस तरह से करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन पैरामीटर ऑन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम वेरिएबल। चेंज तो पैरामीटर्स ही होते हैं, ठीक है, प्राइसेस चेंज होंगी, वेजेस चेंज होंगी या मार्केट की कंडीशन चेंज होगी, ठीक है। सो पैरामीटर्स के चेंज होने पे पहले हम कह रहे थे कि चॉइसेस इफेक्ट हो रही हैं, अब हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम वेरिएबल जो है वो इफेक्ट होंगे। इंक्रीज इन द फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की अगर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं
तो इसके क्योंकि फर्टिलाइजर जो है एक पैरामीटर है मार्केट का, ठीक है, सॉरी प्राइसेस जो हैं वो पैरामीटर है मार्केट का, ठीक है। सो इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफ एप्पल्स, जब फर्टिलाइजर्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो इसका मतलब है कॉस्ट जो है वो ज्यादा पड़ गई एप्पल्स को प्रोड्यूस करने में के लिए, ठीक है। सो अब उसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगी। सो इक्विलिब्रियम वेरिएबल जो है वो शिफ्ट कर गया। अब इक्विलिब्रियम वेरिएबल को अगर देखें तो इक्विलिब्रियम जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि वैल्यू इज डिटरमिन्ड विद इन द मार्केट। इक्विलिब्रियम वेरिएबल जो है विद इन द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो हैं वो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफ हाउसिंग जो है फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल है इक्विलिब्रियम वेरिएबल्स की। अब पैरामीटर्स जो होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द मार्केट डिसाइड होते हैं, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम है वेरिएबल्स वो विद इन द मार्केट डिसाइड हो रही होती हैं, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो बियॉन्ड द मार्केट डिसाइड हो रहे होते हैं। जैसे प्राइसेस ऑफ स्टील मार्केट के अंदर तो डिसाइड नहीं हो रही, ठीक है। सीमेंट की प्राइसेस, वेजेस ऑफ कारपेंटर्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो पैरामीटर्स होते हैं। अब comparative static used to predict the effect of change in parameter on the value of equilibrium variable। अब comparative static जो है वो क्या करता है, predict करता है change in parameter on the value of equilibrium variable, effect of change in parameter on equilibrium of variable, ठीक है। increase for example carpenter wage on price of houses, अगर कारपेंटर की वेजेस इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो उसको जो बिल्डर है उसको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी कारपेंटर को, ठीक है, जिसका मतलब वो क्या होगा कि वो सारी कॉस्ट जो है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड द प्राइसेस ऑफ हाउसेस, ताकि वो ज़ाहिर लॉस में तो घर नहीं बनाएगा, ठीक है, वो प्राइसेस को अपनी कॉस्ट में डालेगा और कॉस्ट जो है वो शिफ्ट करेगा अपने जो सेल करने में हाउसेस के, तो जो प्राइसेस ऑफ हाउसेस होंगी वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएंगी। स्टैटिक जो होता है बेसिकली वो सिनोनिम होता है इक्विलिब्रियम का। जब भी हम कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल जो है वो स्टैटिक है तो इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर है, ठीक है, कोई भी आउटसाइड प्रेशर उसके ऊपर नहीं है कि वो चेंज हो, ठीक है। अब कंपैरेटिव स्टैटिक जो है वो कंपेयर करता है इक्विलिब्रियम जनरेटेड बाय वन सेट ऑफ पैरामीटर्स टू इक्विलिब्रियम जनरेटेड बाय द सेकंड सेट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक जो है वो क्या करता है कि दो इक्विलिब्रियम के दरमियान जो चेंज आ रहा होता है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक जो है वो क्या मेजर करता है कि पैरामीटर ऑफ इक्विलिब्रियम जनरेटेड बाय वन वेरिएबल, ठीक है, या वन सेट ऑफ पैरामीटर्स टू इक्विलिब्रियम जनरेटेड बाय द सेकंड सेट ऑफ पैरामीटर्स। अभी हम इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन है, ठीक है, हम देखते हैं, हम कहते हैं कि जो है हाउसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और ईच जो हाउस कॉस्ट पड़ रही है, पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो ए था, ठीक है, वहां पे 300 जो है वो डॉलर कॉस्ट पड़ रही है 20 हाउसेस बिल्ड करने की, ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, कारपेंटर की वेज जो है वो इंक्रीज हो गई, या वर्कर की वेजेस जो मिनिमम वेज थी वो इंक्रीज हो गई। अब वर्कर की मिनिमम वेज इंक्रीज होने से वेजेस वाला जो सप्लाई वाला कर्व है वो ऊपर अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स पॉइंट बी। अब बी और ए का जो आपस में डिफरेंस है बेसिकली ये कंपैरेटिव स्टैटिक के थ्रू हम मेजर करेंगे। कंक्लूजन क्या है कि जी कंपैरेटिव स्टैटिक शोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कारपेंटर वेज एंड द प्राइसेस ऑफ हाउसेस, क्योंकि जब कारपेंटर की वेज इंक्रीज हुई है तो हाउसेस की प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। अब एक तीसरा इफेक्ट है जो कि डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है। हमने सप्लाई के तो चेंज देख लिए कि इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी चेंज हमने करके देख ली, जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो भी चेंज करके देख ली, ठीक है, और हमने वेजेस को भी यानी सप्लाई को भी शिफ्ट करके देख लिया। अब हम देखते हैं डिमांड के अंदर चेंज। अगर डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है इकोनॉमी की तो फिर क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है, यानी लोग माइग्रेट करके वहां पे आ गए हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली चीजों की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट ए पे होगा जहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो $300 है,
और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 200 हाउसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यू इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो रहा है डिमांड के ऊपर जाने से वो बी पॉइंट पे है। इंक्रीज इन द सिटी पॉपुलेशन, तो इंक्रीज डिमांड ऑफ न्यू हाउसिंग, ठीक है। शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द राइट, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो 340 होगी, ठीक है, डॉलर्स, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस टू 250 हाउसेस। अब कंपैरेटिव स्टैटिक जो है की एक्सरसाइज जो है वो ये बताती है हमें कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन सिटी की पॉपुलेशन का, जो कि एक पैरामीटर के लिए हमने यूज कर रहे हैं, और जो हाउसेस की प्राइसेस हैं उनका, ठीक है। यानी अगर जो हमारी पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की वो इंक्रीज कर जाती है तो हाउसेस की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन city population and the prices of housing. अब अर्बन जो इकोनॉमी है उसमें अगर हम देखें तो अर्बन इकोनॉमी प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अर्बन इकोनॉमी हमें प्रोवाइड करती है कि हम कंपैरेटिव स्टैटिक जो है कर सकें डिफरेंट मार्केट इक्विलिब्रिया के लिए। अगर अर्बन लेबर मार्केट में हम देखें तो हम देख सकते हैं, हमें प्रेडिक्ट करते हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन लेबर डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम वेज एंड इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो चेंज आ रहा है लेबर की डिमांड में उसका इक्विलिब्रियम वेज और इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अर्बन लैंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम उसमें क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, तो ऑन लैंड प्राइसेस एंड लैंड यूज पैटर्न्स, ठीक है। तो लैंड की प्राइसेस के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट आएगा और फिर लैंड को यूज करने के पैटर्न्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तीसरी चीज जो अर्बन इकोनॉमिक्स में हम इसमें देख सकते हैं वो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वी कैन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ कंजेशन टैक्स ऑन इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ ड्राइवर्स एंड ट्रांजिट राइडर्स, ठीक है। कंजेशन टैक्स जो होता है उसका हम इफेक्ट देख सकते हैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ ड्राइवर्स के ऊपर भी और साथ ट्रांजिट राइडर्स के ऊपर भी। अब कोई भी मार्केट जब इक्विलिब्रियम में होती है तो हम कंपैरेटिव स्टैटिक्स को यूज करते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी चेंज इन पैरामीटर जब चेंज हो रहे हैं तो उसका मार्केट के इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चंस हो या क्यूरीज हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर यूज होंगे, तो इन टॉपिक्स को यहीं अंडरस्टैंड करना जरूरी है ताकि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।